और चलिए शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर की, यानी आपको पूरी खबर की जानकारी देंगे सिर्फ 60 सेकंड में। तो शुरुआत हम करेंगे जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों के नतीजों से। सबसे बड़ी खबर यही है। सबसे पहले आपको 1 मिनट में बताते हैं जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियों को अब तक के स्कोर क्या है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के पूरे नतीजे आना अभी बाकी हैं, लेकिन अब तक के नतीजों के मुताबिक बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बना है। डीडीसी चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और 70 सीटों पर जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 44, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के पाले में 21 सीटें आई है, वहीं जेकेएपी को 10, सीपीएम को 5 और जेकेपीएम को 3 सीटें मिली है। घर की पार्टी घर का राज तो खत्म होना ही था और लोगों की पार्टी लोगों का राज तो आना ही था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिल से वोट किया, दिल से सपोर्ट किया, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का कमल हर घर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खिला है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में कुल 3 सीटें जीती हैं। श्रीनगर के खानमोह से बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन जीते हैं, जबकि बांदीपोरा से बीजेपी के एजाज अहमद खान ने जीत दर्ज की है। वहीं पुलवामा के काकपोरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ जीते हैं। चुनावों में असली टक्कर गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच ही थी। नतीजों पर इन पार्टियों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं 1 मिनट में। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के नतीजों को बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर जम्मू कश्मीर के लोगों का जनादेश बताया है। बीजेपी ने कहा कि कश्मीर में अब कमल खिला है। जहां लोग कहते थे कश्मीर में हम पांव नहीं रख सकते, बीजेपी का झंडा नहीं दिख सकता, तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, वहां तिरंगा झंडा भी फहराया गया, बीजेपी का झंडा भी दिखा और यही नहीं कमल भी खिला है। नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष को जनता में खत्म करने की साजिश फेल हो गई है। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा दिया। महबूबा ने ट्वीट किया और लिखा कि ये नतीजे बताते हैं कि 370 हटाना असंवैधानिक था। भारत सरकार ने हमें जीतने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिलहाल इन चुनावों में बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर आ रहे हैं। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कल पीएम मोदी शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले वो एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। 60 सेकंड में जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के शौचालय बनाने से मुस्लिम बेटियों के स्कूल ड्रॉप आउट में काफी कमी आई है। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू को मिनी इंडिया बताया और कहा कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। 56 साल बाद एएमयू के किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। आज किसान दिवस है और किसान सरकार के विरोध में आज एक समय का भोजन नहीं करेंगे। 1 मिनट में जानिए किसानों के आंदोलन पर आज की अपडेट। आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने देशवासियों से एक वक्त का खाना किसानों के समर्थन में छोड़ने के लिए अपील की है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तारीख बताने की मांग की है। किसानों ने आज ऐलान किया कि 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के लोग हाईवे को टोल फ्री करेंगे। किसानों ने ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसदों से भी अपील की है कि वो 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दिल्ली आने से रोके। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही बातचीत के लिए आगे आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा कि सरकार को आंदोलनकारी किसानों के जवाब का इंतजार है। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे।
और आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में उतरेगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। जिस वक्त जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के सांसद और विधायकों के आवास का घेराव करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें लिखा है कि किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आवास कार्यालयों पर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हो गई, लेकिन उनकी समस्या को देखने की बजाय केंद्र सरकार ने आंखें बंद कर ली। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में जो काला कानून किसानों का है उसको रद्द करने की मांग को लेकर सांसदों का घेराव है। देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रहा है। हम लोग ज्ञापन शांतिपूर्ण देना चाहते थे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हर महीने पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। 60 सेकंड में जानिए पूरी अपडेट। 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह राज्य का नियमित दौरा करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह फरवरी से हर महीने 1 हफ्ते के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहीं अमित शाह के अगले बंगाल दौरे की भी 2 तारीखें संभावित हैं। अमित शाह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। नेताजी या फिर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यानी 23 जनवरी को गृह मंत्री के बंगाल जाने की संभावना है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया। ममता ने अमित शाह को घेरते हुए पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री को कोई भी बयान देने से पहले तथ्यों को जांच लेना चाहिए। पॉलिटिकल मार्डर माने रोज बोलছে सुसाइड হলো पॉलिटिकल मार्डर, पर्सनल एनिमिटी নিয়ে বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হলো पॉलिटिकल मार्डर। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा में कमी आई है। और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को लेकर भारत सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि अब खबर कोरोना के एक नए प्रकार से जुड़ी है। ब्रिटेन से लौटे 21 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इन मरीजों के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया। वहां ये पता लगाया जाएगा कि क्या इनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है या नहीं। इन 21 मरीजों में से 8 मरीज अमृतसर से हैं और 6 मरीज दिल्ली से, अहमदाबाद से 4, पश्चिम बंगाल से 2 और चेन्नई से 1 व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ब्रिटेन से आए यात्रियों की RT-PCR जांच जरूरी। पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल NIV पुणे भेजे जाएंगे। पॉजिटिव मरीजों की 24 घंटे में 2 बार जांच जरूरी। We have been testing passengers at airports. For passengers originating from UK, we have made RT-PCR tests mandatory. सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क बनाने का भी फैसला किया है। और वहीं देश के लिए कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है, आप देखिए 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के मुताबिक अभी तक बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 5.5 महीने के बाद देश में कोरोना के 3 लाख से भी कम एक्टिव केसेस बचे हैं। वर्तमान में एक्टिव मामलों की संख्या कुल मामलों के मुकाबले केवल 3% है, जबकि कोरोना से ठीक होने की दर 95% से ज्यादा है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसका भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। और चलिए अब 60 सेकंड में ही आपको बताते हैं देश में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,75,00,000 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है।
और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 19,556 नए मामले आए, जबकि 301 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 30,037 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से 1,75,116 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 96,36,487 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 2,92,518 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,46,111 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 95.65% हो गई है। देश की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने देश में प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की है। आपको देखनी चाहिए, 1 मिनट में बताते हैं। देश में प्रदूषण से मरने वालों की संख्या साल 2019 में 17 लाख तक पहुंच गई। ये बात लैंसेट ने सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले वर्ष यानी 2019 में प्रदूषण की वजह से 16 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें से 9,80,000 लोगों को हवा में PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 6,10,000 लोगों की मौत इंडोर पोल्यूशन यानी घर के अंदर मौजूद प्रदूषण की वजह से हुई। इन आंकड़ों में प्रदूषण की वजह से भारत को हुए आर्थिक नुकसान का आंकलन भी किया गया है। भारत में प्रदूषण की वजह से पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, ये 18 लाख 17 लाख लोग डेथ्स को, और हम ये कह रहे हैं कि अगर एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता तो ये 17 लाख डेथ्स अवॉइड हो सकती हैं। साइंस जर्नल में कहा गया है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। जनवरी फरवरी के महीने में CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होंगी। 1 मिनट में अपडेट जानिए। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी फरवरी में नहीं होंगी, लेकिन परीक्षाएं रद्द भी नहीं की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षकों की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षाएं जरूर होंगी। लोकतांत्रिक देश की में शिक्षा का व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं हुई, और जैसे कि ये बहुत सारे देशों ने अपने को 1-1 साल पीछे कर दिया और स्कूलों को टोटली बंद कर दिया, परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में इस साल भी 30 लाख से ज्यादा छात्र बैठेंगे। 10वीं और 12वीं के कुल सिलेबस का 30% हिस्सा खत्म कर दिया गया है और बोर्ड परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर ही होंगी। CBSE पहले ही कह चुका है कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की पढ़ाई संभालने के लिए सभी शिक्षकों की तारीफ भी की। मुंबई में बॉलीवुड स्लैब्स पार्टी में शामिल होकर कैसे कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको ये भी बताते हैं। मुंबई में 21 दिसंबर की रात पुलिस ने क्लब पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की इस रेड के वक्त क्रिकेटर सुरेश रैना और सुजैन खान समेत बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी मौजूद थे। कोरोना की पाबंदी के बावजूद ये लोग पार्टी कर रहे थे। कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने सुरेश रैना समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। पब में कुछ 27 ग्राहक और 7 मैनेजमेंट के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 188, 188 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 33W ऑफ मुंबई पुलिस एक्ट। पुलिस ने पार्टी में मौजूद 34 लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने पार्टी में मौजूद महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पार्टी में सिंगर गुरु रंधावा और रैपर बादशाह भी मौजूद थे। बाद में रैना और रंधावा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। यूपी में अपने पिता की पिटाई करने वाले एक युवक और मां से मारपीट करने वाली बेटी का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में एक बेटे ने अपने पिता की सड़क पर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला उत्तर थाना क्षेत्र के बम्बा चौराहे का है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को जमकर पीटा। वीडियो में कई लोग उन्हें बचाने की भी कोशिश करते दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस पिटाई की वजह साफ नहीं हो पाई है।
वहीं यूपी के चित्रकूट में मां और बेटी के बीच मारपीट हो गई। चित्रकूट में पंजाब नेशनल बैंक के पास सड़क पर ही 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी। आसपास के लोगों ने मामला शांत कराने की भी कोशिश की। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर मां और बेटी के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी। दूध मुहे बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट में पहला मानव दूध बैंक बनाया गया है। चलिए 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं इस मिल्क बैंक की तस्वीरें। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला मानव दूध बैंक खुला है। 9 दिसंबर 2020 को इस मानव दूध बैंक का उद्घाटन किया गया था। गुवाहाटी के त्रिबरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मिल्क बैंक के इस नए सेटअप को लगाया गया है। ये पूरे देश में अपनी तरह का 15वां मिल्क बैंक है। जिन बच्चों की मां बीमार है या जिन शिशुओं को अपनी मां से किसी परिस्थिति में दूर रहना पड़ता है, उन बच्चों को यहां से दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पेस्चराइज्ड दूध को 6 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ऐसे में जिन बच्चों को स्तनपान की जरूरत है और मां से दूर है, उनके लिए यहाँ दूध स्टोर किया जाएगा। हालांकि कई अस्पतालों में ब्रेस्ट पंपिंग जैसी सुविधाएं थी, जिससे बच्चों को दूध पिलाया जा सकता था, लेकिन दूध को पेस्चराइज्ड करना और लंबे समय तक स्टोर करके रखना संभव नहीं था। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। और अब 60 सेकंड में आपको कश्मीर के एक म्यूजिक फेस्टिवल की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में चिल्ले कला संगीत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शोपियां, पुलवामा और बडगाम जिलों के 3000 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पीर पंजाल की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच चिनार बैंड की प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। संगीत के साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी के परफॉर्मेंस से लोगों का मनोरंजन होता रहा। साथ ही कश्मीरी खान पान और कश्मीर की संस्कृति से जुड़े हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स पर भी लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर की युवा प्रतिभा को मंच देने के लिए चिल्ले कला संगीत समारोह आयोजित होता है। सेना के इस आयोजन में कश्मीर के इतने युवाओं का शामिल होना नए कश्मीर की बदली हुई तस्वीर को दिखाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.